हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम लोग घटना चक्र साइंस 2023-24 तक अपडेटेड सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मानव, पशुओं या पौधों में संक्रमण, आहार अथवा किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्यतः रोग कहते हैं, जबकि खनिजों, विटामिनों अथवा आवश्यक पोषकों जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव से उत्पन्न रोग हीनताजन्य या अभावजन्य रोग डेफिशिएंसी डिजीज कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर अथवा अंग की संरचना व कार्य को प्रभावित करते हैं। ध्यातव्य है कि इसको ध्यान दीजिएगा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण होती है। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर के सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः शरीर की कोशिकाएं शनैः शनैः क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण से होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं। यहाँ तक कैंसर पहले स्टेज का होता है, फिर यह कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुँच जाती हैं। यह कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियाँ इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने लगती हैं। यह कैंसर का तीसरा स्टेज है। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया। देखिए, इसको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन जब होगा तो जानिए कि सारी चीज़ आपके क्लियर हो गई अभी। ठीक है, तो जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इसके इलाज में प्रायः रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा रेडिएशन थेरेपी व कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संशोधित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 है। ध्यातव्य है कि गोल्ड 198 सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर तथा गुर्दे एवं रक्त कैंसर आदि के उपचार हेतु इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि इंटरफेरॉन शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक प्रोटीन है। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। घातक ड्रॉप्सी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल, आर्जिमोन का तेल का मिलावट, सरसों के तेल साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है। ध्यातव्य है कि ड्रॉप्सी रोग में शरीर की मृत्यु ऊतकों में अतिरिक्त जल संचयन के कारण सूजन होती है। ठीक है, मूत्र, इसे यूरिन देख लेते हैं। यूरिन में सामान्यतः 95% जल, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरोक्रोम नामक रंगा पदार्थ के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। प्रमस्तिष्क देख लेते हैं। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मनुष्य के मोटर कंट्रोल सेंटर संचालन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बीच को होती है। ठीक है, हिस्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। ये सामान्यतः लड़कियों को होता है। वातोत्पाद वातोन्माद अथवा
ये अर्थात हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान अथवा अविवाहित होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी एवं बेहोशी के लक्षण दिखने लगते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह स्वतः ही ठीक हो जाता है। एक वर्ड ये भी है एंथोफोबिया। शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। ठीक है, सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आयोडीन की कमी से, तो जानते ही होंगे आप, झींगा रोग होता है। ये इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक आयोडाइज साल्ट आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है बेरी रोग। बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करना सही है। बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन विटामिन B1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करना चाहिए। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन खाने संबंधी मनोविकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए हुए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन खाने संबंधी विकार, मतलब इंसान खाना खाता जाता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथेमोल्बिनीमिया पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणामस्वरूप होता है। पेयजल नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणामस्वरूप होता है। ये हाईलाइट इसलिए करते रहे ताकि आँख न दर्द हो, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप वाइट स्किन पे देखते हैं तो आँख में ज़्यादा दर्द लगता है। चलिए, प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। मूत्र में सामान्यतः चलिए तो हो ही गया है। नेक्स्ट है विद्युत मस्तिष्क लेग इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी EEG द्वारा मस्तिष्क की विभिन्न बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क TB इत्यादि को जाना जा सकता है। विद्युत मस्तिष्क लेग मस्तिष्क की विभिन्न बीमारी है जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क TB इत्यादि को जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेग कहते हैं, EEG कहते हैं। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रमुख हीनताजन्य रोग एक तरफ कारण है। तो एनीमिया जो है लव की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी, और घेंगा ग्वाइटर ये आयोडीन की कमी। मैरेस्म ये दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव। क्वाशियोरकर जो बोलते हैं प्रोटीन अल्पता। मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन D की कमी। मवेशियों का मैड काऊ रोग प्रायंस नामक प्रोटीन के कारण। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण।
और जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण, एनीमिया रल्लौ की कमी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी, ग्वाइटर या घींगा आयोडीन की कमी, मैरिस्म दीर्घकालीन उपवास के कारण, प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव, क्वाशिरकर प्रोटीन अलबत्ता, मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी, मवेशियों का मैड काउ रोग ट्रॉयंस नामक प्रोटीन के कारण, और मधुमेह इंसुलिन की कमी, विटामिन ए की कमी, ये जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी के कारण मतलब होता है। अब अल्जाइमर, ये तो भूलने की बीमारी है, मतलब जैसे जल्दी कम समय में इंसान भूल जाता है। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। इसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। अधिकांशतया यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। यह रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा यह रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला। उल्लेखनीय है कि बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। ये पूछ सकता है भैया, ध्यान देना। उल्लेखनीय है कि बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, अब पार्किंसन रोग के बारे में जान लेते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपकपी या ट्रेमर, अकड़न, रिजिडिटी तथा गति अक्षमता एकिन्सिया का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। इसके लिए एक कारगर औषधि एल-डोपा विकसित किया जा सकता है। अब खुद जाने से खाज मिटती है क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं स्टिमुलेट होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। ठीक है, तो मतलब खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं स्टिमुलेट होती हैं जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया या अग्रता या गंध अग्रता मनुष्यों की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं मिनीमाता रोग। ये तो पीसीएस में और भी अन्य एग्जाम में कितनी बात पूछा है। पारे विषाक्तता के कारण होती है, यहाँ तक इवन 90s की डेज में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया। मिनीमाता रोग पारे की विषाक्तता के कारण होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। ध्यातव्य है कि यह रोग सर्वप्रथम जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियाँ खाने से हुआ था, इसलिए इसे मिनीमाता व्याधि की संज्ञा दी गई। मिनीमाता रोग पारे की विषाक्तता के कारण होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। ध्यातव्य है कि यह रोग सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियाँ खाने से हुआ था, इसलिए इसे मिनीमाता व्याधि की संज्ञा दी गई। उल्लेखनीय है कि इस रोग के कारण शरीर के अंग, होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। देख लीजिए अफेक्टेड कौन कौन से लिम्स हैं। अंग, होठ, जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आँखों में धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। साथ ही बहरापन, आँखों में धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी, उत्तराखंड स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डिवेर द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग एक त्वचा रोग है। ठीक है, ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डिवेर द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग एक त्वचा रोग है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आँखों में होने वाला एक व्याधि है जिसमें पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नज़र आती हैं। इसे अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। ठीक है, मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग होता है ठीक करने के लिए। दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटनेस
को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं किंतु पास की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट नज़र आती हैं, और इसे उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग करके ठीक किया जाता है। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म से प्रभावित व्यक्ति की दृष्टि में कमी आ जाती है और वह ऊपर नीचे या बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता। इस समस्या से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है, जिससे व्यक्ति की दृश्यता प्रभावित होती है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी बीमारी है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित रहती है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद में खर्राटे लेता है और पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस करता है। ठीक है, स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित रहती है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद में खर्राटे लेता है और पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस करता है। मधुमेह या डायबिटीज़ एक खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। यह बीमारी अग्नाशय की लैंगर-हैंस की दूपिकाओं आइलेट ऑफ लैंगर-हैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होता है। मधुमेह या डायबिटीज़ एक खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। यह बीमारी अग्नाशय की लैंगर-हैंस की दूपिकाओं आइलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होती है। ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि निरंतर मधुमेह रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया तथा 14 नवंबर का दिन चयनित किया। मेथी एक आवृतबीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। ठीक है, मेथी एक आवृतबीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह डायबिटीज़ के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। करी का पौधा भारत का देशज है। इसका पत्ता अर्थात करी पत्ता मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। 1923 ईस्वी में कनाडा के 2 वैज्ञानिक बेंटिंग तथा वेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत तैयार किया, जिसके लिए बेंटिंग तथा मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यातव्य है कि इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से है तथा इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इफाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या है? इफाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग है। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। हृदयघात हार्ट अटैक में तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है तथा उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार
इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी एंटीकोगुलेंट औषधियों का उपयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि एस्पिरिन का प्रयोग हृदयाघात में उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है। उल्लेखनीय है कि एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है जो अक्सर दर्द निवारक, ज्वर शामक तथा सोज निरोधी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़ दिया जाता है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन द्वारा शरीर के या सर्जरी द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से, जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं, जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान में समानांतर जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक पथ रक्तपथ बाईपास बन जाता है। इस शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसके लिए प्रायः छाती के अंदर मेमोरी आर्टरी या हाथ से रेडियल आर्टरी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। ध्यान दीजिए क्या क्या जोड़ा जाता है। जैसे कि प्रायः छाती के अंदर मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ा जाता है। अस्पताल के हृदय रोग विभाग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथराइजेशन लेबोरेटरी होती है। चिकित्सकों द्वारा इस लैब का प्रयोग कोरोनरी धमनी रोगों की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए किया जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाले वेजिटेरियन खाली संपुट ब्लैंक कैप्सूल्स मांडी या मंड स्टार्च से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट स्लेस्ट ग्लैटिन से निर्मित होता है, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप संपुट में स्थित दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला, ब्लिस्टरिंग, छालों और लालिमा के साथ शुरू होता है। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला, ब्लिस्टरिंग, छालों और लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक फाइब्रोस टिश्यू के रूप में बदल जाता है। इससे मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, जिसके कारण खाने, बोलने, मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी मुख्यतः तंबाकू युक्त गुटखा चबाने व खाने के कारण होती है। पीलिया मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। यह बीमारी मुख्यतः तंबाकू युक्त गुटखा चबाने या खाने के कारण होती है। पीलिया जॉन्डिस यह एक घातक रोग है जिसमें मुख्यतः लीवर, यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती, अतः पीला बिलीरुबिन रुधिर में रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं तथा मूत्र पीला हरा सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। ज्ञातव्य है कि पीलिया संक्रामक रोग नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं लोग, निम्नलिखित किस जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल। ठीक है, गठिया रोग जो है वो शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। समझे? शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, अर्थराइटिस निम्नलिखित में किसके जमा होता है? तो यूरिक अम्ल से। एक बार फिर से देखते हैं। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे में मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है
तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है, जो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ। तो धान की भूसी के तेल मिलावट से। तो घातक ड्रॉपसी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावटी इत्यादि शामिल है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। घातक ड्रॉपसी रोग होने के कारण में सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने में मिलावटी इत्यादि शामिल है, जबकि धान की भूसी तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और पता लगाने में लगे हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। के विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो इसका आंसर होगा कैंसर। तो कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण हो सकती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। ठीक है। कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो पुष्पों का। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एंथोस फ्लावर तथा फोबस जो है ये फियर से हुई है। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबस से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जवान महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, ये तो देख ही लिया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी। ठीक है, तो धूल कणों में उपस्थित सिलिका शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। रक्त अल्पता एनीमिया जो है लौह तत्व की कमी से होता है। गला घोंटू या ग्वाइटर जिसको बोलते हैं आयोडीन की कमी से होता है। रतौती या नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है जिसको जीरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाले शरीर के गले में घेंगा नमक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसे दिखाई देने लगती है। आयोडीन के दूध तथा समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक आयोडाइज साल्ट या थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर घेंगा होगा, जो पीड़ित होते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आयोडीन दी जाती है। नेक्स्ट है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं तो ये पीड़ित होंगे बेरी से। ठीक है, तो बेरी तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है, रोग है जो मुख्यतः आहार में थायमिन विटामिन B1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली रोग है जो मुख्यतः आहार में थायमिन विटामिन B1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, वही क्वेश्चन सेम है। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब, तो इसका मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र MRI तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र
और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। एमआरआई निम्न में से क्या है? तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है, पहचान कीजिए। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिरंतता रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व बीएमडी बोन मिनरल डाइवर्सिटी कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। ठीक है, बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिरंतता हेतु। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह के लिए। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो उसे बुलिमिया से पीड़ित होता है। बाकी अभी तक सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार से का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए हुए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया है। खनन कार्य के दौरान नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला है। नेक्स्ट है शरीर में किस स्थिति में कैंसर को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। नेक्स्ट है कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन मल्टीप्लिकेशन होता है तथा ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं। कैंसर के रोगों की मृत्यु इसी कारण से हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। ठीक है। इससे बच्चे के होठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। इससे बच्चे के होठ और शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों को प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm पार्ट पर मिलियन से अधिक होती है। इससे बच्चे के होठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। ठीक है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे शरीर क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती, श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है रक्त में निम्न अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो मिथमोग्लोबिन। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथमोग्लोबिन ग्लोबिनोमिया शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है।
पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्रेट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ठीक है, मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर में कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। रक्त में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मीथेमोग्लोबिन। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध तो हृदयघात से है। दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि जो कि हृदयघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, यह औषधि है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जिसका उपयोग हृदयघात और उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट है, शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं एवं इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं एवं इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग को फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो वृक्क। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 3% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक और अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। अर्थात मूत्र में ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्बुमिन जो रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है की उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से वृक्क के फेल हो जाने की आशंका होती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे या वृक्क पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग में कौन कौन से। तो आर्सेनिक 74 इसका आपका ट्यूमर की पहचान करने के लिए होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर की जांच और आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। ठीक है, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार। तो गोल्डन 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 से कैंसर और आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि सक्रियता और सोडियम 24 जो रेडियो धर्मी समस्थानिक है तो इसमें रक्त व्यतिक्रम का। और ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियो धर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार और फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त
रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है, तो रेडियो सोडियम। ठीक है। निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, तो रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन हेतु रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन्कोजीन संबंधित है, तो ये कर्क रोग से संबंधित है। ठीक है। ऑन्कोजीन संबंधित है तो कर्क रोग से। ऑन्कोजीन एक सामान्य ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रास सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए कर्क रोग के लिए उत्तरदायी है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रास सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। ठीक है। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रास सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा से प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट-60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। कोबाल्ट-60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो ये आर्सेनिक 74 AS74 इसका आंसर होगा। ठीक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट-60 का तथा जीवों या पौधे जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर संशोधित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट-60 तथा जीवों पौधों जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक, तो इसका आंसर ए और बी दोनों है, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट-60। तो रेडियो फास्फोरस तथा P32 तथा कोबाल्ट-60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसमें आंसर कोई नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट-60। ठीक है। निम्न में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट-60। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, तो इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। नेक्स्ट है मतलब लिखते हैं इंफ्रारेड विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन IR या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जिसमें
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से बढ़ जाती है। ठीक है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो आयनीय विकिरण तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। तो आयनीय विकिरण वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्न में से कौन सा उपचार नवीनतम है। तो तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है। तो तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु IMRT अर्थात तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी नवीनतम है। यह चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सक की सहायता करता है। ठीक है, यह चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सक की सहायता करता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। ठीक है, प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। अल्जाइमर कौन सा मानव शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क। तो आप जान ही चुके हैं, कोई बार देख लेते हैं। अल्जाइमर नामक रोग मानव शरीर का प्रभावित अंग मस्तिष्क है जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। अधिकांशतया यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। एल्जाइमर रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है। तो एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है वह है बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आर्विड कार्लसन को। ठीक है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है जो शरीर में
कपकपी, ट्रेमर और अकड़न, रिजिडिटी तथा गति अक्षमता एकिनेसिया का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। इसके लिए कारगर औषधि एल-डोपा विकसित किया जा सकता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे सुप्रभावी अंग है तो मस्तिष्क है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है तो मस्तिष्क है। ठीक है। विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँख को होती है, किंतु उसमें सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। पराबैंगनी विकिरणों यूवी रेडिएशन के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा का रोग हो जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईईजी से। विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी द्वारा ब्रेन की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जाता है। हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया। ठीक है। हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख कहते हैं। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है तो मस्तिष्क है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।